me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. जैसे ही गोकू गोहान के खिलाफ अपने सुसानो को यूज़ करता है, ये उसके मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट की 100% पावर है। इसके आगे वो ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट को ही यूज़ कर सकता है और गोहान इस चीज़ को देख लेता है कि गोकू अब साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। गोहान का अब गोकू के सामने कोई भी चांस नहीं बनता। इस पॉइंट पर गोहान एकदम से गोकू से कहता है, मैं आपको सरपास करके रहूँगा डैड। यहाँ पर गोहान काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। इस पॉइंट पर गोकू गोहान से कहता है, तो अभी इस खेल को शुरू करो, देखते हैं क्या तुम वाकई में मुझे सरपास कर सकते हो। अभी तुम बस में सुसानो का सामना करो। इस पॉइंट पर गोहान काफ़ी अच्छे से जानता है कि वो गोकू के सुसानो के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। इस एक रीज़न की वजह से इस टाइम पर जो गोहान है वो अपने आँखों में अचानक से एक जो लैंप होता है, जो मून लैंप होता है, उसे जला लेता है। ये साइंस की एक ऐसी टेक्निक है जिससे उनकी आंखों में उन्हें मून की तरह रिफ्लेक्शन दिखता है और इससे वो ग्रेटे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये चीज़ गोहान काफ़ी अच्छे से सीख चुका है बारडॉग के साथ रहने की वजह से। पर लैंप को जलाने के बाद भी, टेल होने के बाद भी गोहान इस टाइम पर ग्रेटेप नहीं बन पाता, क्योंकि जो गोहान की ग्रेटेप ट्रांसमिशन है वो तभी अवेक होगी जब गोहान की फिजिकल बॉडी काफ़ी अच्छी रहेगी। अब गोहान की जो फिजिकल बॉडी है वो उतनी पावरफुल नहीं है कि वो बीस्ट ग्रेटेप को हैंडल कर सके, क्योंकि बीस्ट ग्रेटेप एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी जिसके अंदर जाते से गोहान पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाएगा। वो सारी जगह पर डिस्ट्रक्शन करने लगेगा, पर उसके पास अभी वैसी बॉडी ही नहीं है कि वो उस ग्रेटेप को भी संभाल पाए। इस एक रीज़न की वजह से वो ग्रेटेप पे ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं सकता। गोहान को बस झटके लग रहे थे पर वो ग्रेटेप पे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था। गोहान समझ जाता है कि अब भी उसकी बॉडी पावरफुल नहीं बनी है। इस पॉइंट पर गोहान गोकू से 1v1 बैटल में पूरी तरीके से हार जाता है। जैसे ही गोहान 1v1 बैटल में हार जाता है, गोहान पूरी तरीके से निराश हो जाता है, पर वो सोच लेता है कि वो और भी ज़्यादा मेहनत करेगा और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करेगा और एक दिन वो गोकू को सरपास ज़रूर से करेगा। इस पॉइंट पर गोकू और गोहान इन दोनों की ही ट्रेनिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। इस पॉइंट पर गोकू और गोहान ये दोनों एक हल्का सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने के बाद वो नूडल्स को एंजॉय करते हैं और वो इस टाइम पर पिरामिड ऑफ पावर से बाहर निकल आते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को। इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रीस्ट ये सोच रहे थे कि आखिर ब्रोली का हुआ क्या, आखिर वो है कहाँ पर और आखिर उसके साथ क्या चीज़ें हो सकती है। इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रीस्ट ने काफ़ी सारी रिसर्च करी है और उसे पता चल गया है कि ये जो पैरासाइट है, ये पैरासाइट आखिर है कौन और इसका काम क्या है और ये क्या करना चाहता है। ग्रैंड प्रीस्ट को ये पता चल चुका है, ये जो पैरासाइट है, इस पैरासाइट का जो लक्ष्य है वो ये है कि जितने भी पुराने टाइम के इविल गॉड्स हैं उन्हें रिवाइव करना, ताकि वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स के ऊपर, सिर्फ एक मल्टीवर्स के ऊपर ही नहीं, सारे ही मल्टीवर्सेस के ऊपर पूरा कंट्रोल कर सके। ग्रैंड प्रिंस के दिमाग में सबसे पहला सवाल तो ये आ रहा था कि आखिर इस पैरासाइट ने ब्रोली को कंट्रोल कैसे किया और यहाँ पर ब्रोली इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड कैसे है, क्योंकि एक सिंपल से मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट के लेवल तक ही पहुँच सकता है। बट अब ब्रोली ने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो इन दोनों ही लेवल्स को का पार कर दिया है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट अपने स्टाफ में यूनिवर्स 7 का पास्ट देखने लग जाते हैं। यूनिवर्स 7 का पास्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ के जो लेजेंडरी सेंस थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि ये हो सकता है पूरे के पूरे प्लेनेट को काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सके, और वो भी ऐसे टाइम में जब कायोशिन भी इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ करते थे और ये पूरा का पूरा मॉर्टल बैलेंस बिगाड़ सकते थे। यूनिवर्स 7 के जो कायोशिन है, मतलब कि सुप्रीम काय है, पहले उनकी एक टीम हुआ करती थी। उस टीम में काफ़ी सारे काय थे। इन सारे कायस का काम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था और वो था लेजेंडरी सेंस की जान लेना। इस टाइमिंग पर जो कायोशिन है उन्होंने अपने काम को काफ़ी बखूबी किया। वो मॉर्टल बैलेंस को बिगाड़ना नहीं चाहते थे, वो पूरे के पूरे प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इस टाइमिंग पर अगर वो किसी एक मॉडल को मार देते हैं तो फिर उन्हें बाकी रेस को मारने की क्या ही ज़रूरत है, और ये काम वो हर 1000 साल में करते थे। इस रीज़न की वजह से जो यूनिवर्स 7 के सैयद है उन्हें ऐसा लगने लग गया कि लेजेंडरी सेन बस एक स्टोरी है, पर वो स्टोरी नहीं, एक हकीकत थी। ये जो पैरासाइट है, ये पैरासाइट सारे ही लेजेंडरी सेंस को अपना शिकार बना रहा था, पर सुप्रीम काइस उन्हें बिल्कुल भी जीने का मौका नहीं दे रहे थे। वो जैसे ही लेजेंडरी सेन थोड़ा बहुत बड़ा होता, अपनी एडल्ट एज में आता, तब सुप्रीम काइस और उसकी टीम उसे पूरी तरीके से जान से मार देते थे। इस रीज़न की वजह से जो पैरासाइट है वो
कभी किसी लेजेंडरी सेन के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं पा पाया। पर फिर इस पैरासाइट ने थोड़ा बहुत समय लगाया और इसने डीमन रेल्म के डीमंस के साथ कांटेक्ट किया और वो मॉर्टल रेल्म में एक डीमन को बुलाने में कामयाब हो गया और ये डीमन और कोई नहीं मार्जिन बू है। देखा जाए तो मार्जिन बू एक काफ़ी ज़्यादा डेडलीस्ट कैरेक्टर था। मार्जिन बू ने जैसे ही मॉर्टल रेल्म में कदम रखा वैसे ही जो यूनिवर्स 7 के काय और उनकी टीम है वो वहाँ पर पहुँच गई जो लेजेंडरी सेंस को मारते थे। जब उनकी मुलाकात मार्जिन बू से हुई तब उनके बीच एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सी बैटल हो गई। जब सुप्रीम काय और उनकी पूरी टीम की बैटल मार्जिन बू से हुई तब सुप्रीम काय और साउथ कायोशिन इन दोनों को छोड़कर जो भिट काइस उन टीम के अंदर से उन सारे ही काइस की डेथ हो जाती है और सुप्रीम काय काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके मार्जिन बू को सील कर देते हैं। और अब अगर यूनिवर्स 7 में कोई भी लेजेंडरी सेन जन्म लेता है तब जो सुप्रीम काय है उसे अकेले ही जाना पड़ेगा उस लेजेंडरी सेन की जान लेने। पर हाँ, अगर वो भी बिजी रहा तो फिर वो जो लेजेंडरी सेन है वो मरेगा नहीं और वो सर्वाइव कर जाएगा। इस टाइम पर सुप्रीम काय काफ़ी ज़्यादा बिजी थे लाइफ फॉर्म को क्रिएट करने में। यहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस काफ़ी ज़्यादा बिजी था लाइफ फॉर्म को डिस्ट्रॉय करने में। इन सारी चीज़ों में एक लेजेंडरी सेन बच के निकल जाता है इन दोनों की नज़र से और ये होता है ब्रॉली। और ये पैरासाइट ब्रोली की बॉडी में भी एंटर कर ही जाता है। इस पॉइंट पर ये जो पैरासाइट है ये ब्रोली की बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। बट हाँ, ये 100% कंट्रोल नहीं कर पाता, ये बस 1% कंट्रोल ही कर पाता है। बट फिर वो ये देखता है कि ब्रोली टाइम के साथ पावरफुल होते जा रहा है। फिर वो ब्रोली के बॉडी के साथ काफ़ी सारे चेंजेस करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे कर जब ब्रोली ज़्यादा पावरफुल बन जाता है तब वो फाइनली ब्रोली के बॉडी पर अपना 100% कंट्रोल ले लेता है। असल में ये जो पैरासाइट है इसने 1% कंट्रोल ब्रोली के ऊपर तब किया था जब ब्रोली प्लैट वाम्पा पर था, जब ब्रोली काफ़ी ज़्यादा छोटा था। तुम इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस पैरासाइट की प्लानिंग कितनी ज़्यादा परफेक्ट थी। और अब इसका जो गोल है वो काफ़ी सिंपल सा है। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो ब्रोली की पूरी हिस्ट्री देखता है, साथ ही में पूरी ज्योग्राफी के ऊपर नज़र मारता है और उसे समझ जाता है कि ये पैरासाइट ब्रोली के पीछे कितने टाइम से लगा हुआ है। और ये सारी चीज़ें उसने पास्ट में काफ़ी बारी कर चुकी है, मतलब कि वो पास्ट में काफ़ी लेजेंडरी सेंस को अपना होस्ट बना चुका है। पर कोई भी लेजेंडरी सेन ब्रोली जितना पावरफुल नहीं हो पाए सिवाय एक के। और ये जो सिवाय एक मैं कह रहा हूँ इसके पीछे भी काफ़ी बड़ी वजह है। इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से फीमेल सेन के पास टेलीपोर्ट करते हैं और फीमेल सेन से कहते हैं मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिस टेक्निक को मैंने अपने किसी एक बेटे को या अपनी फेवरेट बेटी को भी नहीं सिखाया। ये टेक्निक सीखने के बाद तुम्हें मेरा एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है और ये टेक्निक सिर्फ एक एंटिटी के लिए है, ना किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए, ना किसी एंजल के लिए, ना किसी के लिए, ना किसी के लिए। इस टेक्निक को मुझे मेरे फादर ने सिखाई थी। जब ग्रैंड प्रीस्ट फीमेल सेन से बात कर रहे थे तब फीमेल सेन रियलाइज़ करती है कि अब उसकी लाइफ वाकई में काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होने वाली है, क्योंकि इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रीस्ट कह रहे हैं कि एक ऐसी टेक्निक जो ग्रैंड प्रीस्ट को आती है और ग्रैंड प्रीस्ट के अलावा उनके एक भाई को आती है और उसके बाद इस टेक्निक के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। और अब जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो इस टेक्निक को फीमेल सेन को सिखाने वाले हैं और फीमेल सेन को इस टेक्निक को 100% मास्टर करना होगा। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी फैसला निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, क्या गोकू के पास वाकई में ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट है? और जो मार्जिन बू की स्टोरी हमें यहाँ पर सुनने को मिली उस हिसाब से लगता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग रेल्म एग्जिस्ट करते हैं और आखिर ये रेल्म कौन से हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट के बातों के समय हमें ये भी समझ में आता है कि एक मल्टीवर्स नहीं है, काफ़ी सारे अलग अलग मल्टीवर्सेस हैं। तो फिर क्या हमें सारे ही मल्टीवर्सेस देखने को मिल सकते हैं? और साथ ही में आखिर फीमेल सेन को कौन सी टेक्निक सीखने वाली है? आखिर क्या ये टेक्निक अच्छी होगी या बुरी होगी? और इस टेक्निक को ज़्यादातर एंटिटी यूज़ करती है, तो फिर आखिर एंटिटीज इस टेक्निक को क्यों यूज़ करती है? इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सवाल मिल के आते हैं। तो इन सारे वीडियो जहाँ जाएंगे अपने आ रहे वीडियो तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो, कमेंट करना मत भूलना, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी ज़रूर से कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।